हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन लोग को बता दूं कि यूपीपीसीएस आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की वैकेंसी जो आने वाली है और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है ओनली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी नॉलेज मिला है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग इससे और जैसे ही और भी वीडियो और भी कंटेंट हिस्ट्री के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का और भी फैक्ट जो होती है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। जो लोग भी नए हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पीपीसीएस आर ओ के नाम से मैंने सेव कर रखा है। सारा वीडियो आपको एक जगह पूरा समग्र रूप से मिल जाएगा, एक जगह संग्रहित रूप से मिल जाएगा। आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको और बूस्टअप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसमें बेस्ट कर सकते हैं अपने तैयारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बता दें कि यह हिस्ट्री रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, क्योंकि आर ओ या कोई भी अदर एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादातर फैक्ट ही पूछा जाता है। यूपीएससी जो हो गया और यूपीपीसीएस प्री जो है उसको थोड़ा, यूपीएससी तो अलग लेवल का हो गया, ठीक है, उसमें आप फैक्ट नहीं इतना है, लेकिन हाँ यूपीपीसीएस प्री थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं। और बाकी आर ओ और वनडे एग्जाम जितने भी एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, पेट हो गया, सब में फैक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है और सबके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो है विजयनगर साम्राज्य जो था दोस्तों, जो दक्षिण भारत में था। आपको मालूम होगा कि विजयनगर जो साम्राज्य है यहाँ पे ये दक्षिण भारत का था, ठीक। इसमें आने वाले विजयनगर साम्राज्य में आने वाले दक्षिण भारत का, अभी ये आंध्र जो विजयनगर है वो आपका दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश वहाँ पे है। और इसी से अलग होके एक राज्य बना, उसका नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए, तेलंगाना, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में ही जो था उससे अलग होके नया एक राज्य बनाया गया है जिसका नाम है तेलंगाना राज्य को बना दिया गया इससे अलग करके। और ये 2019 में बनाया, 2014 में, सॉरी दोस्तों, ये 2014 में बनाया गया है। तेलंगाना को 2 जून कंफर्म, हाँ 2 जून 2014 में इसको बनाया गया था। तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम था तेलंगाना, और 2 जून 2014 में इसको बनाया गया था। और इसको कौन से नंबर का है, अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि तेलंगाना जो होते हैं वो कौन सा नंबर का राज्य है, या सबसे अधिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। क्यों 29वां राज्य, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 29 नंबर का राज्य जो है वो कौन सा है, तो तेलंगाना होता है दोस्तों, ठीक। तो यही क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत का या इंडिया का 29 नंबर का राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट में 28 राज्य हमारे भारत में, इंडिया में दोस्तों 28 राज्य और 8 यूटी है। यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश होते हैं या केंद्र शासित भी बोल सकते हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं 8 हमारे यहाँ, तो 28 स्टेट हो गए और 8 जो होता है यूटी हो गए हमारे दोस्तों। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में है। तो इसीलिए पूछ लिया जाता है कि 29वां राज्य कौन सा है, क्योंकि 29वां राज्य जो होता है दोस्त तेलंगाना है। उसके बाद से आपका 2019 में, हाँ 2019 में, शायद कंफर्म नहीं याद आ रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ 2019 ही है, आपका जम्मू कश्मीर जो था, जीके जिसको बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, इसका एक ही में था। तो इसको अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख जो होता है 2 जिलों के साथ। लद्दाख में दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ लद्दाख जो होता है, इसको मैं ये इरेज कर रहा हूँ, हाँ। तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे, एक था जम्मू कश्मीर, इसी के अंदर था लद्दाख। तो अभी एक यूटी हो गया, जम्मू कश्मीर बना दिया गया दोस्तों, और एक आपका लद्दाख हो गया, ठीक। तो 2 बना दिया गया है दोस्तों, लद्दाख हो गया, ठीक, एक यूटी बना दी। ये दोनों एक ही था, अब इसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में जो है दोस्तों बस 2 ही ज़िले हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं, ठीक। तो इसमें लद्दाख जो है उसमें मात्र 2 ही ज़िला है, ठीक। और 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ एक लेह और एक आपका, हाँ एक लेह है और एक
कारगिल शायद है, याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों। लेह तो कंफर्म है कि एक लेह है, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ लद्दाख को एक यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक बना दिया गया। तो इसलिए एक तो 2 यूटी हो गया, और एक था जो यूटी था दादर और नागर और दमन और दीव था, तो ये दोनों को फिर से बना दिया गया दोस्तों। इसलिए 28 राज्य हो गए हैं और 8 जो होता है यूटी हो गया, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 370 जो आर्टिकल आया था इसके थ्रू ये सब हुआ था। नेक्स्ट आपको मैं बता देना चाहता हूँ, तो हम लोग इस पे थे विजयनगर साम्राज्य पे। तो ये दक्षिण भारत का है। अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है उससे याद आया, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यही था। भाषा के आधार पर पूछा जाता है कि भाषा का आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य जो गठित हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य या भाषा के आधार पर गठित होने वाला या राज्य भाषाई राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसके द्वारा गठित पहला राज्य कौन सा है, तो यही आंध्र प्रदेश होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा गठित हुआ था। और सेकेंड चीज़ आपको बता दें कि ये जो दोस्तों है कि मेरे पास बहुत है, मतलब बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन चूँकि मैं अभी फ़ोन से बनाता हूँ तो स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, इस पर पूरा अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ। और उसके बाद से वीडियो थोड़ा बताने की वजह से, डिस्क्राइब करने की वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और मैं नहीं चाहता हूँ इतना लंबा वीडियो बनाना, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ठीक है। और ख़ासकर मेरे पास भी नहीं है अभी प्रेजेंट में कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए टाइम ज़्यादा हो जाता है। और आप लोग के पास भी नहीं होगा कि इतना देर तक आप लोग, मतलब फैक्ट की चीज़ें हैं, केवल आपको देखते जाना है और याद करते जाना है, फिर रिवीजन करना है और रट लेना है, तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो वीडियो को खैर ये है कि ये नॉलेज है और आपको ये सभी क्वेश्चन इससे बनता है, ऐसा नहीं है कि फालतू नॉलेज मैं बता रहा हूँ या फालतू चीज़ें इस पर बोल रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा है और तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यात्री जो है निकोलो कोटी नाम है। जैसे कितने यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में, विदेशी यात्री थे। निकोलो कोटी किस देश से आया था और किस शासन में आया था, मतलब उस समय वहाँ का राजा कौन थे, शासन किसका चल रहा था। तो पहला था निकोलो कोटी, पूछा जाता है इटली के यात्री था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधे पूछ जाता है निकोलो कोटी कहाँ का, इटली का। आरो में आ जाता है निकोलो कोटी, इटली दिया रहेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद से पुर्तगाल दे दिया जाएगा, ठीक। आप लोग देखे होंगे, जो लोग भी 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम था उसमें आप लोग गए होंगे, तो आप लोग को एक याद आया होगा कि मैचिंग का क्वेश्चन 11 फरवरी को एग्ज़ाम देने में जो गए होंगे कि उनको याद होगा कि कितना ज़्यादा मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ABC दिया था, यहाँ पे दिया था क्वेश्चन निकोलो कोटी इटली दे देगा, पुर्तगाल दे देगा, फ्रांस दे देगा, अमेरिका कुछ भी दे सकता है। तो एक ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए था, यहाँ पे दे देगा मान चलो निकोलो कोटी, तो आपको याद नहीं होता, ऐसे कैसे मिलान करेंगे कि यहाँ पे आपका इटली था, इटली का है, ठीक। अब्दुल रज़्ज़ाक यहाँ दे देगा, यहाँ पुर्तगाल दे देगा और यहाँ फारस दे देगा, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि अब्दुल रज़्ज़ाक यहाँ फारस है। तो इसीलिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकोलो कोटी इटली, देवराय फर्स्ट जो थे उनके शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज़्ज़ाक जो है फारस के रहने वाले थे, और ये देवराय सेकेंड के शासनकाल में आए थे। नूनीज जो है पुर्तगाल देश जो था। अब पुर्तगाल से आपको मालूम है होना चाहिए कि अब यही चीज़ होता है कि एक एक चीज़ से हमको रिलेट कैसे करना। पढ़ने का असली मज़ा तभी है दोस्तों, और अच्छे से आप समझ तभी पाएंगे, और एग्ज़ाम भी तभी करेंगे कि हर एक चीज़ जब आ रहा है तो आपको, मतलब हर एक जो शब्द आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं, तो उसको हर एक व्यू से आप रिलेट करिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया, चाहे ज्योग्राफी से, हर एक चीज़ से रिलेट करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा और फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे को भी पहले यही था, और इसीलिए शायद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है चैनल पे, ये पैसा और इनकम का कोई मतलब नहीं है। मेरा बस यही है कि जो चीज़ों को मैं भटका हूँ, जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हुई है, जो चीज़ें से मैं मतलब डायरेक्शन लेस हो गया था, एक दिशा नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं था, बहुत भटका हूँ,
तो इसलिए वो चीज़ें आपको ना झेलनी पड़े, वो चीज़ें आपको साथ ना हो, आप भटको मत। आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई का कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या डायरेक्शन होता है, इस चीज़ों को आपको नॉलेज मैं देता रहूँगा। जो चीज़ों से मैंने फेस किया है वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि कोई भाई बहनें आगे फेस ना हो करे। बस यही मकसद है ये चैनल बनाने का। और इस पे मैं चाहता हूँ कि उसी के साथ साथ कुछ कंटेंट जो है, जो मैं पढ़ता हूँ, वो आप लोग को भी बताते रहूँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिलता रहे। और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो तो मैं खुद अपलोड करते रहूँगा कि आप लोग कभी भी भटको मत इधर उधर। तो ये जो होता है कि इस पढ़ने का यही तरीका, जैसे अब हमको कोई नहीं बताया था तो हम क्या करते थे, नुनीज पुर्तगाल हो गया, किशन शासन हो गया, अच्युत राय, बस ऐसे, फिर हो गया डोमिंग फायस पुर्तगाल, कृष्णदेव राय, ऐसे पढ़ते जाता था। बस वो क्या बोलते हैं, रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन तो जो फैक्ट की चीज़ें थोड़ा करना है, लेकिन ये नहीं कि बस रटते जाना, उसमें देखना है कि हाँ जैसे पुर्तगाल आया है यहाँ पे, तो आप याद करना है, रिलेट करना है कि कहीं पढ़ा था क्या पुर्तगाल, तो आपको याद आएगा कि हाँ पुर्तगाल तो मैंने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? भारत आने वाले सबसे पहले या जो थे वो कौन थे? पुर्तगाल थे। ठीक, सबसे पहले भारत पुर्तगाल आए, पुर्तगाली ही आए थे सबसे पहले भारत। और आपको मालूम होगा 1400, अब ऐसे रिलेट कर लीजिए और अंदर जाइए, यही तो होता है यूपीएससी पीसीएस आर कोई भी, किसी और अंदर डीप में पूछा जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। कहाँ आया था? कालीकट आया था। ठीक, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, याद नहीं आ रहा किसी एग्जाम में, किस एग्जाम पूछा गया था कि वास्को डी गामा। अब देखो आप लोग क्या होता है, पहले क्वेश्चन केवल पूछा जाता है कि भारत में आने वाले पहले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता था कि 1498 में भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा। सबको रट्टा हुआ है 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पूछने लगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, सबको मालूम है, लेकिन कहाँ आया था? तो कालीकट आया था। तो ये चीज़ भी सबको लोग रट लिया, सबको याद हो गया। लेकिन इस बार अब क्वेश्चन पूछा था अभी 1-2 महीने पहले, किसका एग्जाम था उसमें, कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुँचा था, किस तट पे पहुँचा था? पूर्वी तट पे पहुँचा था या पश्चिमी तट पे पहुँचा था? तो दोस्तों ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और इतना डीप में दोस्तों कोई नहीं जा पाता। और यहाँ तक कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, मैं भी, वो याद नहीं आ रहा है, तो शायद नहीं, किसी एक एग्ज़ाम को दिया था, उसी में पूछा गया था कि पश्चिमी तट पे आया था कि पूर्वी तट में। तो इतना डीप में आपको तभी पढ़ेंगे आप लोग को ये चीज़ें हैं, इसी मतलब चैनल के लिए मैं बनाया हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन अब इस लेवल पे आ रहा है कि केवल ऐसे रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। फैट की चीज़ें है तो रट लो, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे रिलेट करना पड़ेगा। यही चीज़ें जो मुझे नहीं बताने वाला कोई था, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना डीप में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका जो लोग भी इस क्वेश्चन का रिप्लाई, तो मैं भी आया था जब एग्ज़ाम देके, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा तो मुझे पता चला कि क्या होता है, पश्चिमी तट है कि पूर्वी तट है। तो जो लोग भी नए हैं उनसे मैं यही पूछूंगा कि आप लोग को अगर क्वेश्चन मालूम है तो आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था तो किस तट पे पहुंचा था? पूर्वी तट पे आया था या पश्चिमी तट पे आया था? जो लोग भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मेरे को मालूम चले कि हाँ आप लोगों का सही आंसर है कि नहीं है, और आपको सही में नॉलेज है या नहीं है, और सही में आपको आता है कि नहीं। क्योंकि अभी तो मैं बताने को बता दूंगा तुरंत, लेकिन हो सकता फिर आपको क्या होगा कि आप लोग का माइंड नहीं दौड़ेगा, बस आप लोग देख लोगे हो जाएगा। और ये 100% इतना डीपली क्वेश्चन है कि अब अगर एग्ज़ाम में पूछा गया 2 महीने पहले, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम हो सब में पूछने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग देखिएगा। मैं आया था, बुक उठाया, मैं देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये किस तट पे आया था। चलिए, वीडियो चूँकि बहुत, यार दोस्तों मैं क्या बोलूँ, सच में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होते चला जा रहा है। इतना चीज़ें हैं मुझे आने लगती हैं तो मैं बताने लगता हूँ और फिर ज़्यादा हो जाता है। चूँकि नॉलेज है तो आदमी सोचता है कि हाँ भैया क्यों स्किप करें, बता दे ये चीज़ें, ठीक। लेकिन हाँ मैं सोचूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर लिया जाए। तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत आए थे, मैंने बता दिया, ठीक, भारत आने वाले थे। और सबसे लास्ट में आपको मालूम होगा गोवा पे पुर्तगालियों ने अपना बसेरा मतलब वहीं पर रहते थे, वहाँ पे उन्होंने पूरा अपना राज्य एक तरह से बना लिया था। एक तरह से आपको बता दें कि वहीं पे पूरा अपना शासन बना लिए थे, और उसको अपने अंदर क्या बोलते हैं कि वो लोग उसको
अपना शासन बना के और अपने अधीन कर लिए थे दोस्तों। पुर्तगाली जो थे गोवा को अधीन कर लिए थे। तो सबसे लास्ट में जाने वाले भारत से क्वेश्चन भी आता है कि भारत से सबसे बाद कह लीजिए या बात कह लीजिए, बाद में इंग्लिश में आप बोल सकते हैं लास्ट में कौन आए थे, कौन गया था भारत में सबसे बाद में जाने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। अच्छा, सबसे पहले आने वाला पूछा जाए तो भी पुर्तगाली है, और अपने इंडिया भारत से जो थे सबसे बाद में जाने वाले भी, लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ये 1962 ईस्वी में इनको यहाँ से भगाया गया था पुर्तगालियों को गोवा से, और फिर यहाँ पे भारत का अपना शासन हुआ और भारत के अधीन गोवा हो गया था 1962 ईस्वी में दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा 1962, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 99% 1962 ईस्वी में ही पुर्तगालियों को गोवा से निकाला गया था, क्योंकि ये यहाँ पर अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको अधिकार कर लिए थे दोस्तों गोवा पे। तो इनको हटा के फिर भारत का अधिकार हुआ था पुर्तगाली का। अब नेक्स्ट है डोमिंग पायस जो है, डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाली थे, पुर्तगाल देश के थे। कृष्णदेवराय के टाइम पे आए थे। बारबोस जो थे वे भी पुर्तगाली थे, ये भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। अब इसमें आप कहेंगे कि सर ये बता दीजिए कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। अब इतना तो 5 है, पाँचों क्या रटेंगे या किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसीलिए तो मैं हूँ, इसीलिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ ज़्यादा क्या से ज़्यादा, क्योंकि इतना नॉलेज हो चुका है तो उसको तो भैया हम सोच रहे हैं कि सबको बताते चले। ठीक, मुझे मार्केट नहीं बनाना यूट्यूब पे, जैसे आजकल मार्केट चल रहा है, बस रटते जाओ, कहीं का सिलेबस कहीं का कुछ भी चिपका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, असल में रटने से तो ये सब चीज़ पूरा मार्केट में यूट्यूब के बाज़ार में चल रहा है, लेकिन मेन चीज़ें कोई बता नहीं रहा कैसे क्या करना है। मैं एक गांव का लड़का हूं, गांव से बिलोंग करता हूं। गांव के जितने भी भाई बहन हैं, शहर के भी हैं, उन लोग को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों। जो टीचर हैं वो टीचर के जैसे बिहेवियर करेंगे, उनको वही लगेगा, ठीक। और असलियत में मैं खुद ही हूँ, खुद ही एस्पिरेंट हूँ, खुद ही किस चीज़ से निकला हूँ, गाँव का हूँ। क्या लड़के फेस करते हैं मुझे मालूम, क्या चीज़ें, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की हैं, वो दुख, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं जो थी, उस सबको फेस करके आदमी जब निकलता है तो उसको मालूम चलता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइफ में, तब जाके कहीं कोई आदमी सक्सेस होता है या कुछ बन पाता है। तो ये चीज़ें ही के लिए ही मैं आया हूँ इस चैनल पे। बस आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि कोई वीडियो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा डीमोटिवेट होते जा रहा हूँ कि क्या फ़ायदा है। मैं सोच रहा हूँ कि इतना लोगों को बताने का, नॉलेज देने का, और लोग कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों निकोलो कोटी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अब्दुल रज़ाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हाफ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नूनीज, ठीक। ये दोनों लास्ट के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्शन और प्रवर्तक। आपको मालूम होगा प्राचीन इतिहास में काफ़ी सारे दर्शन थे, तो उसके प्रवर्तक कौन थे। अद्वैतवाद, अभी इस बार ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी 2024 में पूछा गया है कई सारा कि अद्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या है। शायद पेट में भी पेट में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आर में भी था, अद्वैतवाद मिलाने का ऐसे ही। तो अद्वैतवाद का आप देख सकते हैं शंकराचार्य हैं प्रवर्तक, डायरेक्ट याद करिए, इसमें कुछ वो नहीं है। अद्वैतवाद और आ गया शंकराचार्य, और हटाइए द्वैतवाद हो गया, तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य हो गया। ऐसे याद करने का एक तरीका बता, द्वैतवाद में दैता लगा दीजिए, द्वैतवाद, निर्वांकचार्य हो गया, निम्बार्कचार्य हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य हो गया। अब आप लोग रामानुजाचार्य से एक चीज़ पूछूंगा आपको, ठीक। अभी करेंट का क्वेश्चन है, ठीक, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक। तो अभी तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कितने फुट की मूर्ति बनाई जा रही है, कितने फीट की वो मूर्ति है, ठीक। रामानुजाचार्य की मूर्ति कहाँ, कितने फीट की है। रामानुजाचार्य जो उनकी मूर्ति कहाँ पे बनाई जा रही है, कहाँ पे बनाई जा रही है, भारत में बनाई जा रही है, सब कुछ जान रहा है क्योंकि भारत के रहने वाले थे, लेकिन किस स्टेट में बनाया जा रहा है, किस राज्य में बना रहा है, ठीक, किस स्टेट में बनाया जा रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इनके मूर्ति का जैसे है ना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ठीक, और स्टैचू ऑफ बिलीफ हो गया, ये सब। तो इनके जो है किस नाम से जाना जाता है, स्टैचू ऑफ क्या है रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनाई जा रही है, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। तो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, द्वैतवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया,
और एक आपका विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, रामानुजाचार्य जी हो गया, शंकराचार्य हो गया और माधवाचार्य। ये 3 लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इंपॉर्टेंट इसमें सब है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है साहित्यिक रचनाएं और रचनाकार। इसमें आप क्या, ये हो गए लेखक और ये हो गया रचना। ये लेखक जो हैं कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, ये चीज़ें इसमें बताया गया है। तो आपको बता दें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार या लेखक कौन है, विशाख दत्त। महाभाष्य को ही बोला जाता है अष्टाध्यायी पर टीका, इसका मतलब नाम है, ये पंतजलि का महाभाष्य का। कथा सरित सागर सोमदेव की है रचयिता, ठीक। उसके बाद से अर्थशास्त्र, जो कि सबको है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अर्थशास्त्र, सबको मालूम ही भी है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो थे कौटिल है, कौटिल का नाम ही आपका चारक हो जाता है, इनको चारक कहिए, कौटिल्य कहिए, ठीक। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पे आधारित था, ठीक। तो यहाँ पे ये फिर से नीति सार कामदक का हो गया। पंचतंत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट विष्णु शर्मा की हो जाता है। किरातोजुनियम इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारवी का इस बार यूपी रेडियो ऑपरेटर में शायद पूछा गया था, किरातोजुनियम भारवी का है। और स्वप्न वासवत्ता जो होता है भास का हो जाता है। कामसूत्र वातस्यन का हो जाता है। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर को हो जाता है। और बृहत कंथा मंजरी जो होता है वो सेमंद की पुस्तक हो जाती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक में दोस्तों बता अष्टाध्यायी पाणिनि का हो जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार आप लगा सकते हैं। उसके बाद महाभाष्य पंतजलि 4 स्टार है। उसके बाद अर्थशास्त्र सबको याद है, कौटिल्य और चाणक्य पूछा जाता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, किरातोजुनियम भारवी हो गए। कामसूत्र वातस्यन हो गए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सब दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक कह लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो कि प्राचीन इतिहास में ही थी। तो उसमें आपका जो नगर थे तो जिनको खोजा गया, तो उसमें क्या खोजने के टाइम जब उसका उत्खनन किया गया हुआ था, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गई थी, ये सब जो जगह थे वहाँ से जब खुदाई हुआ था तो उसमें खोदने के टाइम क्या क्या वस्तुएं मिली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति किस जगह से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी या हड़प्पा से मिली थी या लोथल से मिली थी या कालीबंगन से मिला था। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं नगर प्राप्त वस्तु है। पहला नगर आपको दिखेगा मोहनजोदड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों दोस्तों। तो ये देख सकते हैं मोहनजोदड़ो अभी ये पाकिस्तान में है, तो इसमें आप देख सकते हैं कात्र की यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, PAK पाकिस्तान में है, ठीक। कांस्य की मूर्ति नटकी जो होती है, कांस्य की नटकी कहिए, कांस्य की मूर्तियाँ जो होती है ये यहाँ से मिला था। माता देवी, पशुपतिनाथ की मूर्ति, बृहद स्नानागार, अन्नागार भी यहीं से मिला था दोस्तों, और सूती कपड़ा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बृहद स्नानागार और अन्नागार कहाँ थे, मोहनजोदड़ो से थे। कांस्य की नटकी हो गई, माता देवी हो गई, पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ी ईंट कुम्हकारों के शय भट्ठे, मिट्टी के तराजू, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, राजमुंदराक, गीली मिट्टी के दिए, और उसके बाद से हाथी का कपाल, ये सब दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो अभी आपको बता दें कि एग्ज़ाम मतलब अपनो लुसेंट जो एक नामक पुस्तक है जो लुसेंट का, वो भी आप उठाएंगे, अगर लुसेंट को भी लेंगे ना तो इतना सारा फैक्ट नहीं दिया रहेगा। उसमें ये दिया रहेगा, ये दे देगा, ये 4-5 दिया रहेगा, या कहीं बुक मेन इम्पोर्टेंट मतलब बुक भी उठाएंगे तो उसमें नहीं रहेगा, काफ़ी सारे कोचिंग की बुकों में। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना मैं बता रहा हूँ, काफ़ी दोस्तों कई सारे बुक को कंपाइल करके PYQ कंपाइल करके इसको बनाया गया है, और तभी इतना सारा आपको फैक्ट ये दिख रहा है जो यहाँ पे है, इतना सारा एक का मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं का।
कि आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप लोग सटीक आंसर दे पाए और अच्छे से। तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने भी वीडियो मेरे आते रहेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग देखना चालू करके और ख़ुद का हैंड रिटन नोट बनाते रहिए। क्योंकि PDF और प्रिंट के चक्कर में पड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बस एक होगा यही कि आप लोग इकट्ठा करते रहेंगे और एक मोटा सा बाद में देखेंगे तो आपके रूम में एक मोटा सा केवल PDF ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और ख़ुद का अगर बनाएंगे नोट और ख़ुद का लिखेंगे हैंड रिटन तो आपको ये उसके साथ लिखने के साथ साथ याद भी होगा और लिखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नज़र में होगा कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपको बता देते हैं हड़प्पा आ गया, जो कि मैं बताया था ऊपर। हड़प्पा का जो है उसका होता है सावधान। हड़प्पा में जो प्राप्त वस्तुएँ थी इसमें था सावधान पेटिका, कर्विस्थान, R37 इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि R37 जो कब्रिस्तान तो कहाँ से मिला था, तो आपको आ जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद से राखी गढ़ी कहाँ से मिला था, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन होगा। मोहनजोदड़ो लगा देंगे तो ऐसे क्या होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपको बहुत सटीक और बहुत बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर नोट बना ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नोट बना लीजिए एक के बार और उसके बाद से अपना नोट को रिवाइज करिए। अगर नोट नहीं बना रहे हैं, अगर वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको कम से कम रिवीजन जो है करना ही पड़ेगा। 2 से 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों। मेरे इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे और मेरा वॉइस जो है उसको सुनते रहेंगे कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको 2 से 3 बार में ये अपने आप याद हो जाएगा। और नहीं तो आप एक बार नोट बना लीजिए और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक नोट बना कर उसको रिवाइज करते रहिए। हड़प्पा जो सभ्यता जो था स्थल, उसमें सावधान पेटिका, कब्रिस्तान, R37, गेहूं के जौ के दाने प्राप्त हुए थे। अन्नागार भी प्राप्त हुआ था यहाँ से भी। गेहूं के जौ के दाने, गेहूं और जौ दोनों जो था उसके दाने मिले थे यहाँ से। उर्वरता की देवी, जिसे गर्भ से पौधा निकलता हुआ मतलब दिखाया गया है। ठीक है, एक स्त्री के गर्भ से जो था वहाँ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया, तो उसी को उर्वरता की देवी कहा गया। वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। शंख का बना बैल जो होता है हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सीपी का पैमाना हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक का चिन्ह, जो ये चिन्ह होता है, ठीक, ये भी जो है वो भी आपको यहीं से मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह। और एवं चक्र के साथ से जो होती है, चक्र जो होता है ना, ये पहले ज़माने में होता था, ये ऐसे चक्र, ये भी यहाँ से मिला था। तो आपको देख सकते हैं कि सावधान पेटिका, कब्रिस्तान हो गया, गेहूं और जौ का दाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्नागार, उर्वरता की देवी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्नागार हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। गेहूं और जौ के दाने, स्वास्तिक के चिन्ह, ये सब हड़प्पा से मिले थे। चनहुदरो नेक्स्ट है दोस्तों, चनहुदरो से। अब चनहुदरो से प्राप्त जो चीज़ें थी वो था वस्तुएँ, वो थी वक्राकार ईंटें। वक्र जो थी ना, वक्र इसको कहा है जो होता है, ठीक, वक्र के आकार की जो ईंटें थी वो प्राप्त हुआ था, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। कोई दुर्ग नहीं पाया जाता है यहाँ से। चनहुदरो में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चनहुदरो में कोई दुर्ग पाया जाता है, तो यहाँ से कोई दुर्ग नहीं पाया जाता है। झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। झूकर और झाकर के, कंघा, जो कंघी हम लोग करते हैं ना, तो वो कंघा प्राप्त हुआ था। लिपस्टिक, यहाँ से आप जैसे चनहुदरो जो है ना, उससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे भी आता है कि स्त्रियों के जैसे सामान जो होते हैं या मेकअप के जो सामान होते हैं, वो चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी चनहुदरो से, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये जैसे लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, ये सब चनहुदरो से प्राप्त होता है। 4 पहिए की गाड़ी जो होता है चनहुदरो से प्राप्त हुआ था। अलकृत हाथी, उसके बाद मरीकारी, मुहर जो होता है चनहुदरो से प्राप्त होता है। भार और माप और मनका बनाने का कारखाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, कई बार पूछा गया है, इसको 4 स्टार मार्क करिएगा। मनका बनाने का कारखाना डायरेक्ट आता है, हर एग्जाम में आता है। चनहुदरो लगभग ज़्यादातर एग्जाम में मतलब आता है दोस्तों, चनहुदरो से प्राप्त हुआ था। भट्टी की खोज औद्योगिक केंद्र के लिए, वो भी चनहुदरो से प्राप्त होता है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ स्थित है, ठीक है, यही पूछा जाता है राखी गढ़ी जैसे अन्नागार में मिला था, राजसा प्राचीर मिला था। 2012 में विरासत स्थल घोषित किया गया है राखी गढ़ी को, ठीक, 2012 में घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा, ठीक। तो जो इसको हेरिटेज जो होता है ना,
जो विरासत स्थल को घोषित करते हैं, तो वो 2012 में राखी गढ़ी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है बरावली। बरावली भी जो है इसके बाद मिट्टी का बना हल और अधिक मात्रा में जौ प्राप्त हुए थे। मिट्टी का बना जो हल जो था ना दोस्तों, जो पहले चलता था, अब तो पता नहीं चलता है कि नहीं, मेरे टाइम पे चलता था, मैं देखा भी हूँ। जो बैल होते थे वही ये चलाते थे, और कभी कभी आदमी अपने हाथ से भी चलाता था। मिट्टी के जो हल कहा जाता है इसको, ठीक। तो ये मिट्टी के बने हल बरावली से प्राप्त हुआ था। अधिक मात्रा में जो यहाँ से प्राप्त हुआ था बरावली से। तांबे के व्राग्र और जल निकास की प्रणाली जो होती है, मतलब जल जो होता है वो आराम से जो नगर थे, घर थे, उनके बीच से ऐसे निकलते हुए और नगर और घरों के बाहर, नगर के बाहर चला जाए, तो जल निकासी की जो प्रणाली थी वो बहुत ईजी वे में बनाया गया था। तो उसका जो अभाव था, जो है जल निकास जो होता है ना, ऐसे बनाया जाता है, तो उसका बन नहीं पाता था, बनाया नहीं गया था। तो जल जो होते हैं वो निकल ही नहीं पाता था ऐसे, ठीक, वो नहीं निकल पाता था। इसीलिए जल जो उसको निकास जो कहा गया, उसकी प्रणाली जो थी उसका अभाव था, मतलब नहीं निकल पाता था। उसके बाद हड़प्पा, पूरे हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले थे, लाइक, ठीक, कालीबंगा से भी यहाँ से मिले थे, और यहाँ से भी हड़प्पा के पूर्व जो थे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष बरावली से मिले थे। दोस्तों आज का वीडियो यही था, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि मेन इंपॉर्टेंट थी, जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। उसके बाद से रचना और रचनाकर हो गए, प्रवर्तक दर्शन हो गए, और यात्री। देखने के लिए 2 ही पेज है, कभी कम, मतलब काफ़ी कम ही है देखने में, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लेन किया हर एक टॉपिक जितना मुझे आता है, इसलिए वीडियो हो सकता है कि लंबा हो गया हो, 30 मिनट का वीडियो हो गया। तो दोस्तों जो लोग भी नए हैं प्लीज़, और जो लोग भी इस चैनल पे नए अभी आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, थोड़ा भी आपको लगा कि मेरे लिए हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।